हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया था, मतलब ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी जूम करके रखे है। तुम क्या करो, क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए जो है, जो तुम्हें दे के रखे है, एक जनरल मैट्रिक्स है, ट्रू कॉस ट्रू का रियल एंट्री वाला, ठीक है। एंड विथ दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी, मतलब सीधी शब्दों में यदि बोला जाए कि क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें दिख ही रहा है कि ऐसे कोई मैट्रिक्स वहां पे मिल सकता है ट्रू कॉस ट्रू का, जो कि ये प्रॉपर्टी एंड ये प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ एंजॉय कर रहा है। क्या ऐसे मिल सकता है? लेट्स सी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे ऑब्वियसली नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसको मेरे को बताना चाहिए था, ऑब्वियसली नॉन जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बता दिया गया कि जीरो मैट्रिक्स लेके तुम्हें काम नहीं करना है, ठीक है। नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो, साथ में ए भी हो। इज इट ओके? अच्छा, दोनों को एक साथ होना होगा। लेट्स सी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहले स्क्वायर इक्वल्स टू ए करो, ठीक है। तो इम्पॉसिबल लेट कि ऐसे, हाँ ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि इम्पॉसिबल लेट करके हमें क्या मिलता है, राइट। चलो देख लेते हैं। स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ए क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तुम्हें इसको स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है। तो स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे ए बी प्लस बी डी, राइट। यहाँ पे ए सी प्लस सी डी एंड यहाँ पे बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये इक्वल्स टू तुम्हें हो जाएगा ए बी सी डी। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, ये तो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया सीधा, जो हमने करके आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां से तुम्हें क्या क्या जानकारी मिल रहा है उसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। तुम्हें मिल रहा है स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू ए, एक मिल रहा है, ठीक है ना। एंड मिल रहा है ए बी प्लस बी डी इक्वल्स टू बी, ये मिल रहा है। एक और मिल रहा है ए सी प्लस सी डी इक्वल्स टू सी, एंड एक और मिल रहा है बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी। अब तुम ध्यान दो, मतलब हम ईच कंडीशन को हम देखेंगे, ठीक है। ईच कंडीशन को हम चेक करेंगे। यहां से तुम देखो, यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है? यहां से तुम्हें मिल रहा है कि ए प्लस डी माइनस 1 इंटू बी इक्वल्स टू 0, एंड यहां से तुम्हें मिल रहा है कि ए प्लस डी माइनस 1 इंटू सी इक्वल्स टू 0, और ये दोनों अभी के लिए अकेला है, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, यहां से दोनों इंप्लीकेशंस आएगा, यहां से दोनों नहीं चारों इंप्लीकेशंस आएगा। यहां तो बी इक्वल्स टू 0, ए प्लस डी माइनस 1, ये नॉन जीरो। या तो बी नॉन जीरो, ए प्लस डी माइनस 1, ए जीरो, एंड या तो तीनों का तीनों ही, दोनों का दोनों ही जीरो है, ठीक है। ठीक है ना, ये कंडीशन आएगा। और ये यहां पे भी सेम कंडीशंस आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका कंडीशन को हम यहां पे अभी के लिए नहीं नोट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये यहां से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे आएगा मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम अभी के लिए नोट नहीं करेंगे। सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए कि यहाँ पे तीनों कंडीशन है, हमें ईच कंडीशन को चेक करना है बहुत ही ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। पहले मैं क्या करेंगे, पहले हम नंबर 1, मैं ना नंबरिंग कर देता हूं इसको ताकि सुविधा आए, ठीक है। नंबर 3, पहले मैं नंबर 1 कंडीशन को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 1 कंडीशन में क्या हमने ले लिया, बी इक्वल्स टू 0 एंड ए प्लस डी माइनस 1, ये है नॉन जीरो। अब तुम ध्यान दो कि ए प्लस डी माइनस 1 ये यदि नॉन जीरो हो जाए तो तुम मुझे बताओ यहां पे कंडीशन आ जाएगा सी इक्वल्स टू 0। फर्स्ट कंडीशन तो यही आएगा ना, इसीलिए मैंने यहां पे नोट नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि ये वहां से आएगा। तो ए यदि नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो सी इक्वल्स टू 0 होना होगा। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो यहां से इंप्लीकेशंस आ गया कि सी भी 0 है। अब तुम ध्यान दो, बी भी 0 है, बी जो है बी 0 है, सी जो है सी भी 0 है, ठीक है।
तुम्हारे पास मैट्रिक्स था ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी था, तो ये दोनों तो पहले 0 हो गया, हमारा एक चिंता तो चला गया। अब चिंता है ए एंड डी को लेके, ध्यान दो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू ए था। अब बी एंड सी जब दोनों का दोनों ही 0 हो गया, तब यहां से तुम्हें ये कंडीशन से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, एंड ये कंडीशन से तुम्हें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी, क्योंकि बी एंड सी दोनों का दोनों तो पहले ही 0 हो गया, हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया उसने, 0 हो गया। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो यहां से देखो तुम्हें यहां से क्या मिल रहा है, ए, ठीक है, मैं यहां पे ब्लू विंग से करूंगा, ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0, डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी दोनों कंडीशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही पाजल्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन को करके। देखो तो ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से तुम्हें जानकारी प्राप्त हो रहा है कि या तो ए इक्वल्स टू 0 या फिर ए इक्वल्स टू 1। इज इट ओके? अच्छा, यहां से तुम्हें जानकारी प्राप्त हो रहा है कि या तो ए डी इक्वल्स टू 0 या डी इक्वल्स टू 1, या फिर बोथ भी हो सकता है, ठीक है, बोथ भी हो सकता है। हम एक एक करके हम केसेस को देखेंगे, ठीक है, हम एक दो केस देखेंगे कि बाकी केस जो है वो तुम खुद कर लोगे, ठीक है, तुम्हें इसको समझना है पहले, राइट? तो ध्यान से समझो, मैंने केस इसको लिया a इक्वल्स टू 0, ध्यान देना, a इक्वल्स टू 0 लेने पर हमारा जो है 0 0 0, अब d आ गया। अब d के ऊपर दोनों चॉइस, या तो d इक्वल्स टू 0 हो या फिर d इक्वल्स टू 1 हो। अब देखो जब d इक्वल्स टू 0 करेंगे ये 0 मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया था कि हाँ वहां पे एक ऐसे मैट्रिक्स मिलेगा जो कि ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा। हमने पहले से एज्यूम कर लिया है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो एज्यूम किया है क्या हमने उसको सही एज्यूम किया है। बात को समझो, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, पहले तुम्हारा जो ट्रैक है उसको पहले क्लियर कर लेना है। हमने पहले से एज्यूम कर लिया था कि वहां पे एक ऐसे मैट्रिक्स मिलेगा। जब हमने एज्यूम कर लिया था तो एज्यूम करते टाइम पे हमने ये नॉट इक्वल्स टू 0 इसको भी तो हमने एज्यूम किया था, इसके बाहर तो हम नहीं जाएंगे। हमने गिवन कंडीशन को एज्यूम कर लिया कि हाँ वहां पे मिलेगा। अब देखेंगे क्या होगा, ये एज्यूम कर लेने पर क्या हो जाते हैं हम उसको देखेंगे। इज इट ओके? चलो, तो ए हो जाएगा यहाँ पे डी इक्वल्स टू 0 लेने पर ये हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। तो डी इक्वल्स टू 0 वाला जो कंडीशन है वो तो चला गया। जब ये चला गया तब केवल एक ही कंडीशन बचा, डी इक्वल्स टू 1। अभी देखो डी इक्वल्स टू 1 ये कंडीशन जब आ जाएगा तब देखो क्या गड़बड़ होगा। तब गड़बड़ ये हो जाएगा, हमने जब एज्यूम किया था, हमने एज्यूम करते टाइम पे हमने इसको भी तो एज्यूम किया था कि मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 विच इज लेस देन 1। क्या ये संभव है कभी? क्या ये संभव है? नहीं है ना, तो ये नॉट पॉसिबल। तो a इक्वल्स टू 0 लेने पर ये दोनों कंडीशन दोनों का दोनों ही गलत है। तो सिंपल शब्दों में यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी बचा रहा जो है a इक्वल्स टू 1। चलो, तो a इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन चला गया, ठीक है, ये कंडीशन चला गया। अब एक ही कंडीशन बचा है a इक्वल्स टू 1। चलो, तो ये तो कंडीशन चला गया, तो a इक्वल्स टू 1 मैं यहाँ पे ब्लू इंक से करूंगा, a इक्वल्स टू 1 0 0। अब d क्या होगा? अब d के ऊपर फिर से दोनों कंडीशन आएगा, एक आएगा 0। जब तुम a इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 0 लोगे ना, जब तुम d इक्वल्स टू 0 लोगे तब क्या गड़बड़ होगा? तब देखो ये गड़बड़ हो जाएगा। जब हम इसको एज्यूम किया था तब हमने इसको भी तो एज्यूम किया था, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ d इज लेस देन 1। तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b था या d था? b था, ठीक है। मॉड ऑफ b राइट इज लेस देन 1, b तो 0 है तो 1 इज लेस देन 1, नॉट पॉसिबल। तो ये चला गया, a भी चला जाएगा, ठीक है। हम सेम कंडीशन का अप्लाई करेंगे, या फिर तुम मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी भी कर सकते हो। तो ये सभी कंडीशन चला गया। कहां से चला गया? शुरू किसने किया था? ये जो गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ जो किया शुरू किसने किया था? शुरू किया था इसने। तो ये जो है ये कंडीशन चला गया। सिमिलरली हमने यदि जो कंडीशन है ना, कंडीशन 2 की यदि बात करें, कंडीशन 2 की यदि बात करें, तो कंडीशन 2 में हमारे पास क्या मिल रहा है कि a प्लस डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड b जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहां से हमारे पास दोनों इंप्लीकेशंस आते हैं। इंप्लीकेशंस क्या है कि या तो इन केस में c इक्वल्स टू 0 होगा या फिर c
नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, दोनों केसेस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये स्टेप 2 में हमने मान लिया कि a प्लस डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुम्हें जानकारी मिल गया कि a प्लस डी इक्वल्स टू 1, b है नॉट इक्वल्स टू 0, और मैंने मानो ले लिया c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा, जब मैंने c इक्वल्स टू 0 ले लिया तो तुम यहां पे ध्यान दो, a स्क्वायर इक्वल्स टू a हो गया, सेम वही बात आ गया घूम फिर के कि a माइनस 1 इक्वल्स, दैट मीन्स a इक्वल्स टू आइदर 0 और 1। इज इट ओके? एंड यहाँ पे भी d इक्वल्स टू आइदर 0 और d इक्वल्स टू 1। अब तुम ध्यान दो कि तुमने यदि a इक्वल्स टू 0 लिया, a इक्वल्स टू 0 लिया, तो यहां से d इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, d इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। और तुमने यदि यहाँ पे d इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 लिया तो d इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? a इक्वल्स टू 1 लेने पर d इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। हम यहां से इंप्लीकेशन दिया। अभी मानो c तो पहले से हमने 0 करके रखे है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हमने ये केस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। c इक्वल्स टू 0 हमने लिया था, तो c इक्वल्स टू 0 पहले से है, a इक्वल्स टू 0 लिया, b नॉन 0 है, तो a इक्वल्स टू 0 लेने पर d इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अभी देखो तुम्हारे पास मॉड c प्लस मॉड d इज लेस देन 1 था। अभी c जो है वो तो 0 है, 0 प्लस 1 इज लेस देन 1, जो कि नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल हो गया। तो ये जो केस है ये केस चला गया। अभी जो ये केस है d इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू हमने लिया 1, तो 1 यहाँ पे b, a इक्वल्स टू लिया था 1, b 0 एंड d जो है d है 0, राइट। ये है, ये यदि हमने ले लिया तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज लेस देन 1 होना चाहिए, देखो क्वेश्चन में। इज इट ओके? लेकिन हमारे पास मॉड ऑफ a मीन्स 1 प्लस किसी संख्या, पॉजिटिव संख्या, ठीक है, पॉजिटिव संख्या जो कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 कभी संभव नहीं है, तो ये भी चला गया। तो हमने जो काम किया था इम्पॉसिबल लेट करके, जो भी हमने काम किया था ना, सभी देखो हमने जो किया था ना, सभी कंडीशन, सभी जो केसेस आ रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, उसको डिस्कट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने जो लिया था वो तो किसी जगह पे गलत हमने लिया था, यहां से थोड़ा सा तो तुम्हें फीलिंग आ रहा है, ठीक है। अभी भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक केस और बाकी है। तुम बोलो से एक नहीं सर 2-3 केसेस बाकी है, नहीं, एक केस बाकी है। एक केस क्या बाकी है, हमने c इक्वल्स टू 0 लेके किया ना, तो इसको लेके भी हमारे पास कंट्रडिक्शन आ गया। अभी c नॉट इक्वल्स टू 0 हम केवल इसको लेके करेंगे, एंड केस 3 जो है इसको हम चेक नहीं करेंगे। तुम बोलो सर क्यों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि देखो केस 3 जो है, केस 3 केस 1 एंड केस 2 का ही रिफ्लेक्शन है। केस 1 एंड केस 2 हमने कर लिया, तो केस 3 तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है? तो अभी केस बचा कि c नॉट इक्वल्स टू 0। ये केस में हम क्या करेंगे, हम जो उपाय से करेंगे, तुम बोलो कि सर ये उपाय आप पहले ही बता देते, क्योंकि ये उपाय से मतलब बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। हम डायगोनलाइजेबिलिटी से करेंगे, ठीक है, डायगोनलाइजेबल एंड जर्स-गोडिन थ्योरम से हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन में हम इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसको करने पर क्या होगा, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास c जब नॉट इक्वल टू 0 हम लेंगे ना, तो बहुत सारे केसेस अराइज होता हुआ जाएगा। इसीलिए हम जर्स-गोडिन थ्योरम को करेंगे, और ये जो मेथड है, ये मेथड हमें यदि पहले ही कर देते तो क्वेश्चन और भी आगे हो जाते। इसको मैं पहले क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे भी एक कारण भी है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल रेडियस वाला जो कॉन्सेप्ट है, जर्स-गोडिन थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबको, हर किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ये कॉन्सेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता था, लेकिन मैं अभी करवाऊंगा। और इसको करने से पहले जिसको स्पेक्ट्रल रेडियस के बारे में पता नहीं है, उसको मैं बताऊं, क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। मैंने जो बताया था ना थोड़ी देर पहले कि इतने सारे केसेस में, सभी केसेस में हमारे क्या हो रहा है, जो हमने लिया था वो कंट्रडिक्शन आ रहा है, दैट मींस हमने गलत लिया था। तो तुम वहां से भी क्लिक कर सकते थे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करेंगे, तो अभी मैं जर्स-गोडिन थ्योरम एंड स्पेक्ट्रल रेडियस वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां से हम करेंगे, ठीक है ना। तो उसके पहले थोड़ा सा पेज को इरेज कर देते हैं। देखो ध्यान देना, बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो जब तुम ये केस को लोगे ना, हम तो सेकेंड ये केस को हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है, हम ये केस को लेंगे।
जब a प्लस डी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ध्यान देना तुम कि, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए तुम्हारे पास पहले से हो के रखे, ए मैट्रिक्स होते हैं आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, ठीक है, ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इसके पास आइगन वैल्यूज क्या क्या होते हैं, 0 और 1, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो a प्लस डी इक्वल टू 0, ए बी सी डी, ये था तुम्हारे पास मैट्रिक्स। a प्लस डी इक्वल मीन ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू 1, a प्लस डी इक्वल्स टू 1 मीन ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू 1। अभी हमें पता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a हो जाता है, दैट मीन्स रैंक जो होगा वो भी होगा 1, ठीक है। रैंक है 1, मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल, इसके पास दोनों आइगन वैल्यूज मिल सकता है, दैट मीन्स एक आइगन वैल्यू आएगा 0, दूसरा आइगन वैल्यू आएगा 1, ठीक है, दूसरा आइगन वैल्यू आएगा 1। एकदम सा कंफर्म हो तुम, एकदम कंफर्म, क्योंकि रैंक है 1, दैट मीन्स एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल। ये मत बोलना कि सर रैंक 1 है, इट डज नॉट इंप्लाई दैट इट हैज नॉन जीरो आइगन वैल्यू। हमें पता है कि 0 1 0 0 ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सभी 0 है, रैंक फिर भी 1 है, ये हमें पता है, लेकिन ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। यू शुड रिमेंबर व्हेन यू आर टॉकिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, एंड इफ द मैट्रिक्स has a non-zero rank, then it must have a non-zero eigen value. Is it okay? क्लियर है? तो यहां से हमें ये तो जानकारी मिल गया, रैंक जब 1 है तो इसके पास एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, दूसरा आइगन वैल्यू जो है वो है 0, वो है 0। इज इट ओके? अब तुम ध्यान दो, स्पेक्ट्रल रेडियस या फिर जर्ज-गोरिन थ्योरम तुम्हें क्या कहलाती है कि कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होता है, उसका जो रोज होते हैं ना, A11 A12 डॉट 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 A1n, वो रोज का जो मॉड्यूलस वाला साम है Aij करो, ये जो साम आएगा ये मानो अल्फा आया, ये अल्फा को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, स्पेक्ट्रल रेडियस से बाहर चला नहीं जाएगा। इज इट ओके? अब तुम देखो, हमारे पास अभी तक जानकारी प्राप्त हो गया कि इसके पास 1 एक आइगन वैल्यू है, एकदम 100% कंफर्म्ड हो तुम, क्योंकि तुमने इसको कंसीडर किया था, इसको कंसीडर किया था। इज इट ओके? क्लियर है? तुमने इसको कंसीडर किया था, यहां से ट्रेस 1 आया, ट्रेस 1 आया, दैट मीन्स रैंक 1 आया, रैंक 1 आया, दैट मीन्स नॉन जीरो आइगन वैल्यू उसके पास मस्ट एग्जिस्ट। एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑलवेज 1 ही होते हैं। इज इट क्लियर? अब तुम ध्यान दो यहां पे, तो इसके पास एक आइगन वैल्यू 1 मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम देखो, हमने यदि शुरू से ही बात को, हमने शुरू से यदि जो काम कर रहे थे वो यदि सही कर रहे थे पॉसिबल लेट करके, तो यहां पे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, या तो ए लेस देन इक्वल्स टू 1 होता, या फिर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी, या तो ए लेस देन इक्वल्स टू 1, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2, कुछ भी हो, वो हमें चिंता का विषय नहीं है। हमें चिंता का विषय यह है कि ये जो होगा अल्फा या बीटा, जो भी होगा, वो क्या करेगा, 1 को तो लेगा, क्योंकि यहां पे देखो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, इसको क्या किया, इसको लेस देन 1 किया, तो लेस देन 1 होने पर बाय जर्ज-गोरिन थ्योरम क्या कहलाती है, मतलब स्पेक्ट्रल रेडियस से आइगन वैल्यू कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, जबकि हमारे पास एक्सीड करके निकल गया 1। तुम बताओ 1 जो है क्या ये दोनों 1 को अटेंड किया था? दोनों 1 को अटेंड किया था? नहीं किया था। दैट मीन्स हमने शुरू से जो काम करके आ रहे थे वो गलत, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत। दैट मीन्स हमने एज्यूम किया था कि देयर एग्जिस्ट सच मैट्रिक्स, ये हमने 100% गलत एज्यूम किया था। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच मैट्रिक्स व्हिच satisfies या फिर which enjoys those given condition simultaneously. That means इस स्टेटमेंट जो है ये
फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो लास्ट में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताता तो क्वेश्चन कब का हो जाते। स्पेक्ट्रल रेडियस, जासग्रोइन थ्योरम, ये क्या है कि सभी को मतलब इसके साथ फैमिलियर नहीं है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम अपने आप को जो भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, जो भी एग्जाम के लिए तुम प्रिपरेशन ले रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि मैथमेटिक्स को शुरू से लेके हमें सीखना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, देखो क्वेश्चंस जो है वो तो हो ही जाता है। तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा खासा कॉमेंट लाना है, अच्छा खासा ग्रिप्स लाना है कि क्वेश्चन को कैसे सोचे, कौन सी दिशा में जाए, जैसे हमने यहां पे किया था, स्टेप बाय स्टेप हमने किया था। तो तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है चीजें को समझने के लिए, सीखने के लिए, कोई देर नहीं हो गया, ठीक है, हम सीखेंगे यहाँ पे सब कुछ एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारे रेगुलर बैचेस के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल्स, कुछ भी तुम्हें यदि इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके, तुम टेलीग्राम भी कर सकते हो, करके तुम वहां से कोई भी डिटेल्स तुम मांग सकते हो। एक बात मैं और बता दूं, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो भी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है बिल्कुल न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल अपडेटेड ट्रेंड में क्वेश्चंस कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेस में अपने आप को एनरोल करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट को तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो, थैंक यू।